नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम रोज सुबह हाजिर होते हैं तमाम खास सुर्खियों के साथ, जो कल सुर्खियों में रही, जो आज भी सुर्खियों में होंगी। चलिए करेंगे शुरुआत। और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। और इस वक्त की बड़ी हेडलाइन आपको बता दे, हाथरस कांड का मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर को सभी ही अखबारों ने प्रमुखता के साथ छापा है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल है। उस अस्पताल में ये अपना इलाज करवा रहा था। यूपी की हाथरस पुलिस वहां पर पहुंची। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस आरोपी से पूछताछ फिलहाल कर रही है कि उस दिन आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। सभी पहलुओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था पुलिस की तरफ से। तो यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जिस मुख्य आरोपी की तलाश 2 जुलाई से लगातार हो रही थी, उस मुख्य आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तम नगर के एक अस्पताल में मुख्य आरोपी मधुकर अपना इलाज करवा रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है। देखिए, इस खबर को अमर उजाला ने जगह दी है। पहली हेडलाइंस देखिए, मुख्य आरोपी मधुकर का दिल्ली में सरेंडर हुआ, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। उस वक्त राहुल गांधी की तस्वीर भी इसमें आपको दिख जाएगी, जिसमें राहुल गांधी बड़े सक्रिय हैं। हालांकि आपको इस खबर से रूबरू करवा दें, मुख्य सेवादार था। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो वकील है इस सेवादार का, उसने साफ कहा कि दावा हम कर रहे हैं कि जांच में हम किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जरा समझिए, हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से 121 मौतों के मामले में ये मुख्य आरोपी था, जिसका नाम देव प्रकाश मधुकर था। दिल्ली में आत्मसमर्पण इसने किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने दावा किया कि मधुकर को रात 10 बजे यूपी पुलिस के विशेष जांच दल को सौंपा गया है। ये भी कहा गया कि एक अस्पताल में, जो कि दिल्ली में मौजूद है, वहां अपना इलाज करा रहा था। जांच में मदद चाहता है। सत्संग में मधुकर ने ही प्रशासन से मंजूरी ली थी और तभी से ही आपको बता दें कि मधुकर फरार बताया जा रहा था। देखिए, आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि मधुकर को जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। वादे के तहत यूपी पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण करा दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, 132 गवाहों के बयान अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। कहा जा रहा था कि मधुकर जो है वो फरार है, चूंकि इसी ने ही प्रशासन से परमिशन ली थी और अब इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दें कि आत्मसमर्पण यहाँ पर कर दिया है, लेकिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि वो एक दिल्ली के अस्पताल में इलाज करवा रहा है, जो कि अस्पताल जो है उत्तम नगर में, दिल्ली के उत्तम नगर में है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि हाँ, सही में यहीं पर जो मुख्य आरोपी है मधुकर, वो अपना इलाज करवा रहा है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस को देख करके मधुकर खुद सरेंडर कर देता है। और मधुकर की तरफ से बताया जा रहा है कि ये भी कहा गया कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मधुकर से पूछताछ की जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, मुख्य आरोपी जिस दिन हाथरस में हादसा होता है, उसके बाद से ही फरार चल रहा है। बाबा भी फरार चल रहा है। और जैसे ही कल देर रात दिल्ली के उत्तम नगर अस्पताल से मधुकर यानी कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है, आज सुबह सवेरे बाबा का बयान भी सामने आ जाता है। पहली बार कैमरे पर साफ करके बाबा बोले हैं और बाबा ने कहा है कि उस हादसे से मैं भी दुखी हूं। तो यहाँ पर दोनों कड़ी को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, इनाम का जिक्र किया गया था। इनाम के बारे में यहाँ पर जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं AP सिंह, वो कहते हैं कि हमने वादा किया था कि शुक्रवार तक मधुकर को जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। वादे के मुताबिक ही यूपी पुलिस को बुलाकर हमने आत्मसमर्पण किया। अग्रिम जमानत याचिका भी नहीं लगाई है हमने। मधुकर को हृदय रोग है, वह इलाज कराने दिल्ली आए थे। पुलिस जैसे चाहे पूछताछ कर सकती है। हमने समर्पण कराया ताकि कोई गिरफ्तारी के बाद इनाम का दावा भी पेश न कर सके। फिलहाल यहाँ पे अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि 121 लोग जब मारे गए थे, तब ये मधुकर आखिरकार फरार क्यों था? यदि इसको आत्मसमर्पण ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों इन तमाम बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है? उसके बाद अब देखिए, बाबा भोले का भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं बयान आ गया। फिलहाल दोनों बयानों को जोड़ के भी देखा जा सकता है, लेकिन आज से न्यायिक जांच शुरू हो जाएगी। हर एक मामले की अब गंभीरता से बारीकी के साथ
जांच की जाएगी, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए इसी खबर से रिलेटेड एक और अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है मुख्य आरोपी की, जिसकी गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा था। साथ ही साथ बाबा की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बाबा ने कहा कि वो भी इस हादसे से काफी ज्यादा दुखी है। बीते दिन हमने देखा कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे हाथरस में पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की, लेकिन इन सब के बीच आज जो जांच के लिए टीम का गठन किया गया, वो टीम भी हाथरस में पहुंचेंगी, घटनास्थल पर पहुंचेगी और वो टीम भी जांच की जो कड़ी है उसे आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। वहां पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा। इसके अलावा जो पीड़ित है उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। तमाम पहलू है जिनको ध्यान में रख करके जांच टीम इस जांच को आगे बढ़ाने वाली है। हाथरस आज वो पहुंचेंगी टीम। हाथरस में सबसे पहले घटनास्थल पर जाएगी और उसके बाद पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी, क्योंकि समय जो है वो कम दिया गया है। चलिए ये भी कहा जाता है, खबरें ऐसी भी आई थी कि आधे सबूत जो हैं बाबा के तो जो सेवादार हैं उन्होंने मिटा दिए, या जो बारिश आई उनके बीच में सबूत धुल गए। हालांकि अब ये चुनौती भी जांच एजेंसी के लिए हो जाएगी कि किस तरीके से जांच कर पाएगी और आगे जो दोषी हैं उनको सजा दे पाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। हाथरस कांड के पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रशासन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 जुलाई को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने उनका दुख जाना, मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के दौरे को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भय की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने पूछा कि राहुल तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों से जो परिजन है उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। तो फिलहाल राहुल गांधी को ही कटघरे में लाके खड़ा किया जा रहा है। तो देखिए हाथरस सत्संग के पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे। परिजन लिपट करके रोने लगे थे। इस बीच राहुल गांधी की तरफ से तमाम सवाल जो है वो सरकार पर उठा दिए गए। सरकार को कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। और देखिए एक वीडियो जो है वो खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जब राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने मिले। देखिए उसी वीडियो का एक जो फोटो है वो यहाँ पर अखबार ने भी छापा है। दरअसल जब वहां पर मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे तो एकमात्र छोटी सी बच्ची राहुल गांधी के गले से लिपट करके बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पूरे परिवार को उस हादसे में खो दिया है। मात्र वो बच्ची बची हुई है। उसके बाद वो राहुल गांधी से जब मिलती है तो गले लग करके खूब तेज तेज से रोती है। राहुल गांधी की आंखों से भी उस वक्त वो दर्द छलकता है, आंसू छलकते हैं। और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आगे की लाइफ की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये राहुल गांधी की तरफ से उस बच्चे को आश्वासन दिया गया है। देखिए राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। आप मुआवजे की राशि बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर जो खामी है, जो गलती है वो प्रशासन की है। राहुल गांधी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच देखिए अब राजनीति गर्मा गई है। यहाँ पे बीजेपी का कहना है राहुल गांधी हाथरस तो पहुंच जाते हैं, वहां तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या तमिलनाडु में गए? क्या तमिलनाडु में जो जहरीली शराब पी थी लोगों ने, मृत्यु उनकी हुई थी, क्या उनके परिजनों से मुलाकात की? तो यहाँ पर आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने इसी के साथ साथ इस बात को भी कोड किया है कि मैं इस पूरे मसले पे जो है वो राजनीति नहीं कर रहा हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। कहा है कि देश का नाम रोशन करेंगे ये सभी खिलाड़ी। दैनिक जागरण ने इस खबर को बड़ी ही अहम जगह दी है। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में पुरुष हॉकी टीम भी मौजूद थी, तीरंदाज दीपिका कुमारी भी मौजूद थी, पहलवान अंतिम पंघाल भी मौजूद थे, निशानेबाज मन्नू भाकर भी मौजूद थे, 14 वर्ष की तैराक धिनिडी भी यहाँ पर उपस्थित रही है, जबकि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा भी मौजूद रहे हैं। तो तमाम दिग्गज जो है, तमाम खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 90 खिलाड़ी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और कुछ खिलाड़ी जो है वहाँ पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सलाह भी दी गई है। देखिए तस्वीर जरा देखिए,
तमाम जो ओलंपिक में जाने वाली टीम है वो तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के खिलाड़ियों से वहां मुलाकात करते हों, उनका उत्साहवर्धन करते हों। पेरिस ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की, कहा कि ओलंपिक की चकाचौंध में आप ना खोएं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और सोने की तरह खरा उतरें। ये भी कहा कि देखिए ये खेल है, कभी आप मेडल जीत पाते हैं, कभी आप मेडल नहीं जीत पाते, लेकिन आप अपने उत्साह को कम नहीं करिए, अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आप जीतेंगे ज़रूर। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में किस तरीके से टीम इंडिया जब जीत के आई थी, तब मुलाकात भी अलसुबह टीम इंडिया से भी उन्होंने की थी। इससे पहले जब देखिए ना सिर्फ जीतने भी हम कह सकते हैं आंचल, जब हमारे खिलाड़ी का मनोबल गिरता है, टूटता है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी उनको सहारा देते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जब निराशाजनक प्रदर्शन हुआ था आखिरी मैच में, फाइनल में जब हार गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे रूबरू हुए थे, खुद उनसे कहा था कि देखिए आप बेहतर कर सकते हैं, इस बार नहीं सही तो अगली बार आप ट्रॉफी उठाइए। तो कहीं ना कहीं देखिए जब देश के प्रधानमंत्री आपके साथ हो, आपकी पीठ थपथपाए, तो जाहिर सी बात है कि मनोबल अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए इसी के साथ साथ एक चीज और माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से कहा है कि आप जब वहां पर जाएंगे ओलंपिक के बाद, वहां की खेल व्यवस्था का जायजा जरूर लेना। हार जीत का सामना तो करेंगे ही, कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेना। और उसके पीछे की वजह भी पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि आपके अनुभव जो है वो 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का दावा भी मजबूत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेहद ही अच्छी बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कि हार जीत अपनी एक तरफ है, उन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, खेल पर फोकस रखिएगा, लेकिन जब जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, पेरिस ओलंपिक में जो व्यवस्थाएं की गई है, उनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं, ताकि जब अगली बार यानी कि साल 2036 में जब ओलंपिक का दोबारा से आयोजन हो, उस वक्त वो व्यवस्थाएं आपके काम आएगी। इस बार अगर आप हार का सामना भी करते हैं तो उस वक्त आप जरूर जीत पाएंगे, क्योंकि आपने व्यवस्थाओं का पहले ही जायजा ले लिया है। देखिए आपको ये भी बता दें कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक होना है। 100 से ज्यादा एथलीट अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं, 7 पदक जीते हैं। टोक्यो में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और देखिए इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद ओलंपिक में अब जाग गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगे हैं। केजरीवाल से भी पूछे हैं कई सवाल। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिनों में जवाब मांगा। कोर्ट ने दिल्ली सीएम से भी ये सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाई कोर्ट क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। तो जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए सीएम? हाई कोर्ट ने अब कटघरे में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ला खड़ा किया है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कई सारी दलीलें वहां पर रखी गई है, कई सारी अपीलें भी रखी गई है। अब पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 17 जुलाई तक टाल दी गई है। देखिए इससे पहले आपको बता दें, अब सीबीआई को नोटिस तो इस सुनवाई के दौरान दिया ही दिया गया है। अगर पिछली सुनवाई का जिक्र किया जाए तो उस वक्त जो गाज है वो अरविंद केजरीवाल पर गिरती हुई नजर आई थी। अरविंद केजरीवाल पर फटकार लगी थी क्योंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा। इस बार की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस भेज दिया गया है और साफ पूछा गया है कि आप बताइए कि आपने अचानक से गिरफ्तारी जैसे तिहाड़ जेल से क्यों की है। इसके पीछे के मायने आप समझाइए। एक बार आपको फैसला आने का इंतजार करना चाहिए था। ये बात कोर्ट की तरफ से बखूबी कही गई है कि आप फैसले का इंतजार तो कीजिए, लेकिन आपने ना फैसले का इंतजार किया ना कुछ। आप जाते हैं अचानक से और वहां पर पहले बयान दर्ज करते हैं और फिर अचानक से गिरफ्तारी भी कर लेते हैं तिहाड़ जेल से ही।
देखिए, अपने आप में कई सवाल हैं। ईडी को भी लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो आप जमानत चाहते हैं ना, तो पहले आप ट्रायल में क्यों नहीं किया आपने इसके लिए, अब सीधे अर्जी कैसे लगाई। फिलहाल देखना ही बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या मोड़ आता है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा और लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। अभ्यर्थियों को नुकसान होने का हवाला दिया है और सभी अखबारों ने इस खबर को फ्रंट पर छापा है। नीट यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। सीबीआई को मामले की व्यापक जांच का आदेश दिया गया है। तो देखिए, नीट यूजी परीक्षा रद्द को लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ने भी कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने भी कहा था कि हमारे भविष्य का सवाल है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की है, जो बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़े हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो ये फैसला सही नहीं है। देखिए, ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस मांग का विरोध किया गया है। बड़े पैमाने पर परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के कोई सबूत नहीं मिले, ये साफ तौर पर केंद्र ने कहा। ऐसे में संपूर्ण परीक्षा व उसका रिजल्ट निरस्त करना तर्क संगत नहीं है और ये लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तैयारी सभी बच्चों ने की है, केंद्र कह रहा है। हालांकि आपको ये भी याद होगा कि तमाम जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप पूरी की पूरी परीक्षा को ही भंग करा दीजिए। यहाँ पर केंद्र का कहना है कि बड़े पैमाने पे खामी हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं, इसको लेकर जांच भी की जा रही है, लेकिन खामी इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है या पूरी की पूरी जो एग्जाम की प्रणाली है उसे भंग कर दिया जाए या एग्जाम को निरस्त कर दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को लेकर इस बात को आगे बढ़ाया गया। देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता 2024 को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से विरोध किया। कहा कि संपूर्ण परीक्षा रद्द करने से उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के हित खतरे में पड़ जाएंगे जिन्होंने परीक्षा में कोई अनुचित तरीका नहीं अपनाया है। तो देखिए, आपको भी याद होगा, नीट एक ऐसा मसला इस वक्त बन गया है जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर उछला है। विपक्ष इस बारे में घेर रहा है, लगातार छात्र जो हैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच भी की जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, न केवल इस मामले में छात्रों की तरफ से याचिका दायर की गई है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा, बल्कि एनटीए का भी सुप्रीम कोर्ट में यही जवाब है। देखिए, आपको बताते हैं कि एनटीए ने क्या कहा। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि पूरी परीक्षा रद्द करना योग्य उम्मीदवारों के लिए हानिकारक होगा। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का दावा अपुष्ट और भ्रामक है। गड़बड़ी हुई है, लेकिन जिस बड़े लेवल का जिक्र किया जा रहा है वो नहीं हुई है। उस गड़बड़ी की खोज की जा रही है कि आखिरकार गड़बड़ी कहाँ हुई है, और जब गड़बड़ी का पता चलेगा कि यहाँ गड़बड़ी हुई है या फिर इस विद्यार्थी ने गड़बड़ी की है, तो उसको सजा दी जाएगी। पूरा एग्जाम रद्द करके ईमानदार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने दिन रात मेहनत की है इस परीक्षा को पाने के लिए। इसी के साथ एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे। नीट पीजी परीक्षा को लेकर के जो तारीख का घोषणा है वो शुक्रवार को कर दी गई है। 11 अगस्त को एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा। करीब 2 लाख कैंडिडेट जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। पिछले महीने 23 जून को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही बोर्ड ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था। एग्जाम से एक दिन पहले ये अहम फैसला लिया गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो छात्रों में देखने को मिला था। और हमने वो तस्वीरें देखी है कि सड़कों पर उतर गए थे छात्र, जम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है वो बच्चे किस तरीके से सड़कों पर उतर करके रो रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। हालांकि अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक कानून का निर्माण किया गया है। 24 जून से ये कानून प्रभावी हो गया है। इसके अलावा ज़रा ये भी समझिए कि सीबीआई जांच इस वक्त चल रही है। लगभग 25 लोगों को तो अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बात बिहार से अकेले करें तो बिहार से अकेले 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद सक्रिय भी है, सतर्क भी है, लेकिन क्या वो पैमाना, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो सीबीआई हो, क्या वो पैमाना क्या वो तय कर पाएंगे जिसमें ये पाया जाए कि अनियमितता बड़े पैमाने पर नहीं हुई।
यहाँ पर छात्रों का यही कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इस धोखे का सल्यूशन निकलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ आगे निकल कर सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी संगठन में कई बदलाव हुए। विनोद तावड़े को मिली है बिहार की जिम्मेदारी। तो विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे चुनावी राज्यों में भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी और सांसद दीपक प्रकाश को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो भाजपा ने 24 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं। तावड़े को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए अब चुनौतियां खास हो जाएंगी क्योंकि विधानसभा चुनाव अब सामने होगा और इसी को लेकर तमाम तरह के बदलाव जो है वो बीजेपी लगातार करते आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए खबर आंचल भी आप तक पहुंचा रही है। भाजपा ने 24 राज्यों के प्रभारी बनाए हैं। तावड़े को बिहार का जिम्मा सौंपा गया है। तो देखिए बड़ा अहम फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। कहा है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार विजय प्राप्त करने के साथ ही भाजपा ने संगठन को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने की प्रक्रिया पर काम तेज कर दिया है। जगत प्रकाश नड्डा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रही अटकलों के बीच पार्टी ने 24 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर डाली है। बिहार में जहां अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं तो वहीं पर पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंप दी है। भाजपा ने 24 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियां का जो आदेश है वो शुक्रवार को जारी किया था। देखिए जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं आंचल, बीजेपी को इस वक्त जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उन परिणामों के मद्देनजर बहुत तमाम चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है और यही एक बदलाव जो है इस बार भी देखा गया और नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बीजेपी लगातार करती नजर आती है और यही एक वजह है कि यहाँ पर 24 राज्यों के प्रभारियों को नियुक्त किया गया जिसमें विनोद तावड़े को भी जगह दी गई है। देखिए इसके अलावा ये भी जान लीजिए किस तरीके से इस वक्त चुनौतियां जो हैं वो बीजेपी के लिए आ जाएंगी, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि विपक्ष सदन में भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर नई नीति के साथ और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल देखिए और विनोद तावड़े को जो है वो अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। भाजपा, जैसा कि दीपिका भी हमारी सहयोगी जिक्र कर ही रही थी कि भाजपा नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए भाजपा जानी जाती है, अक्सर नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। और ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है और रिजल्ट इतना कम रहा है। उसके बाद लगातार बैठकें हुई और हमने देखा कि बैठकों में हर बार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है उन सब चीज़ों को जानने की, उन सब चीज़ों को समझने की कि आखिरकार कमी कहाँ रही है, खामियां कहाँ रही है, ताकि उन कमियां और खामियों पर काम किया जाए। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए लेकिन आगे आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। वो गलतियां जो हैं वो बीजेपी दोहराना नहीं चाहेगी। इसे नित्य नए बदलाव आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस में शामिल हुए कई सीनियर नेता। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। एक बार फिर बीआरएस के 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने पर इसे बड़ी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी में शामिल हुए बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य दांडे विठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, वोगनरापू दयानंद, येगे मरेशम और बसवराज सरैया हैं। तो देखिए ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अहम खबर कांग्रेस के लिहाज से ये हो जाती है जिसमें कि कई फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
और कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो तेलंगाना से खबर मिल रही है उसमें ये कि बीआरएस को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। कांग्रेस में शामिल हुए हैं कई सीनियर नेता बीआरएस के, लगभग जो बताए जा रहे हैं वो 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, 6 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तेलंगाना से ये अहम अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ा है। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आया। कहा है कि सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा काफी नहीं है, आंध्र प्रदेश की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। द हिंदू ने इस खबर को छापा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, कई मंत्रियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने गुरुवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात की उसका जो समय है वो 20 मिनट बताया जा रहा है। 20 मिनट तक ये मीटिंग होती है। मीटिंग का वक्त भले ही कम रहा लेकिन चंद्रबाबू नायडू की डिमांड की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा लंबी रही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांगे रखी हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम पहले ही कह रहे थे कि मिजाज और अंदाज दोनों ही बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के। देखिए, द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। आंध्र प्रदेश इन क्राइसिस नीड्स मोर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये सीएम ने कहा। In national capital for the first time since become आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर for the 4th time, चौथी बार पीएम बने हुए हैं। और देखिए सीएम बने हैं उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी भी देखिए जो स्थिति है वह आंध्र प्रदेश की या फिर तमिलनाडु की स्पेशली कही जाए बहुत अच्छी नहीं है। तो आप यदि विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे या विशेष पैकेज भी देंगे उससे बात नहीं बनेगी, इसके आगे भी हमें तमाम चीजें चाहिए। इसके अलावा कहा कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी लीडर्स चंद्रबाबू नायडू said the state's economy has gone beyond the stage of even a special category status, so we need to the rebuild and the reconstruct almost every institution in the state। तो हमें रिबिल्ड करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा तमाम उन चीजों को जिससे कि डेवलपमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में मिल सके। और ये सहयोग तभी मिल पाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की हेल्प करेगी, मदद करेगी। और देखिए एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो टीडीपी इतना खुल करके अपनी बात रख रही है, रिजल्ट सामने आए तो टीडीपी और जेडीयू की सबसे अहम भूमिका रही है सरकार बनाने में, इसीलिए टीडीपी की तरफ से अपनी मांगे खुल करके अब रखी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के रेट बढ़ाने पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई गई है दरें। दैनिक जागरण ने इस खबर को बड़ी ही अहम जगह दी है और छापा है। देखिए, प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल टैरिफ 3 जुलाई 2024 से महंगा हो गया। देश की तीनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडियाज ने 25% तक मोबाइल टैरिफ बढ़ाया। इसके चलते कस्टमर्स की जेब कटने वाली है। तीनों कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। तो वहीं पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं। न केवल रणदीप सुरजेवाला बल्कि जयराम रमेश भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं। इसके अलावा देखिए जब रणदीप सुरजेवाला का हम जिक्र कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 कंपनियों ने सरकार की सहमति से जनता पर करोड़ों का बोझ डाला है। चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को ये प्रसाद दिया। इस तरीके से यहाँ पर हमलावर नजर आए। जयराम रमेश का जिक्र किया जाए तो जयराम रमेश ने भी काफी ज्यादा हमला यहाँ पर बोला है और कई बातों का जिक्र किया है। देखिए आपको बता दें कि जो दरें हैं वो बढ़ाई गई है तो कांग्रेस ने मोबाइल दरों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसे लेकर के ये हमला बोला है। जाहिर सी बात है लगातार कांग्रेस, जैसा कि हम आपको पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस अब या यूं कहें INDIA गठबंधन जो है बड़ा ही बेबाकी से तमाम बातों को रखता नजर आ रहा है। और देखिए ये अभी हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय भी हो गया था जब अचानक से इतने रेट्स इंक्रीज कर दिए गए थे, तो साफ तौर पर अब सवाल उठना लाजमी भी है। और देखिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठाता है, जनता के मुद्दे उठाता है, तब जाहिर सी बात है कि जनता भी उनकी बात को सुनती है, उनको सपोर्ट करती है। हालांकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना
34,824 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मोदी सरकार बताए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मॉनसून से संबंधित दिल्ली सरकार ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाढ़ से निपटने की तैयारी हो गई है पूरी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। तो दिल्ली सचिवालय में अपेक्स कमेटी की बैठक में सिंचाई और बाढ़ विभाग, नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, एमसीडी, जल बोर्ड, डीजीए, एनडीएमडी और होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभाग के अफसर इसमें शामिल रहे थे। बैठक में मंत्रियों ने बाढ़ से निपटने को लेकर विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। तो देखिए, जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। उन्हें स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से उन्होंने जो तैयारियां की है वो ब्रीफ की गई है कि हमारी तरफ से क्या तैयारियां यहाँ पर की गई है, ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई भी जो कमी है वो जनता के लिए ना रहे, जनता किसी भी कमी से ना जूझे। इस बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। इनके अलावा जल मंत्री आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक दिन की बारिश में दिल्ली जलमग्न हो गई थी। एक बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार एक तरफ तो वैसे भी इतनी परेशान है, एक तरफ बारिश के पानी को अब देखा जाए कि जब पानी नहीं मिल रहा था, जब पानी की किल्लत हो रही थी, तब भी दिल्ली सरकार परेशान थी। अब बारिश हो रही है, बारिश में चूंकि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिससे लगातार दिल्ली जूझ रही होगी। पिछली बार आपको याद होगा कि कितने पॉश ऐसे एरियाज थे जिसमें बाढ़ का पानी भर गया था, और इसी को लेकर अभी कहा गया है आतिशी के द्वारा कि भैया हम तैयार हैं कि बाढ़ की समस्या से हम अब आगे निपट सकेंगे। बिल्कुल। और देखिए, तमाम बातों का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया गया है। जल मंत्री आतिशी की तरफ से भी, सौरभ भारद्वाज की तरफ से, कि दिल्ली सरकार ने तैयारियां कर ली है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से हमने तैयारियां की है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन मानसून में अगर अचानक से कोई बदलाव आ जाएगा उसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार। देखिए, ये बड़ा बयान लालू यादव की तरफ से दिया गया है और दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को यह बड़ा दावा करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर है। 1 महीने के भीतर भीतर ये सरकार गिर सकती है। लालू ने आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार गिरने का दावा पेश किया है। आरजेडी के 28 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन में शामिल होने के लिए लालू यादव भी पहुंचे थे। देखिए, अगस्त के बाद गिर जाएगी नरेंद्र मोदी सरकार। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब राहुल गांधी अपने इस तरह के बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और कहा जाए कि सुर्खियों में आने के लिए उनका एक बयान ही काफी रहता है। चलिए और क्या कहा, जरा ये भी आपको समझा देती हूँ। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पीएम की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लालू के अनुसार मोदी की सरकार इस साल अगस्त के बाद गिर जाएगी, जबकि तेजस्वी ने कहा कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये 28वां स्थापना दिवस था राजद का, और इसी बीच ये तमाम बड़ी बातें जोर पकड़ रही हैं। अगर लोकसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन के सांसदों की संख्या 8-10 और बढ़ जाती तो मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। देखिए, अब समझिए कि विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने वाला है। माहौल को तैयार करना ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। माहौल कैसे तैयार होगा ये लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। लोको पायलट्स की राहुल गांधी ने मुलाकात की, यानी कि लोको पायलट से राहुल गांधी की मुलाकात बेहद खास रही। आपने मुद्दों को सरकार के सामने रखा है और ये मुद्दे हम उठाएंगे। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि 5 जुलाई की दोपहर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इंडियन रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात हुई। राहुल ने लोको पायलट से उनके काम, उनकी परेशानी के बारे में जाना। लोको पायलट्स ने ड्यूटी में
कम आराम दिए जाने की शिकायत की और ज्यादा आराम दिए जाने की बात की। तो देखिए, लगातार राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। कभी मजदूरों से मुलाकात कर रही हैं, कभी पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रही है और अब लोको पायलट से भी मुलाकात राहुल गांधी ने की है। ये मुलाकात काफ़ी अपने आप में खास रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की मजबूती इस बार देखने को मिली है, उसके पीछे की वजह भी यही मानी जा रही है कि यूं अलग ही अंदाज में राहुल गांधी का ग्राउंड पर उतरना, यूं अलग ही अंदाज में राहुल गांधी का जनता के बीच पहुंचना, जनता के दर्द को समझना, जनता से पूछना, एक एक इंसान से पूछना कि आखिरकार आपकी समस्याएं क्या चल रही है, उन समस्याओं को जानने के बाद समाधान का आश्वासन देना, कई बड़े कदम उठाना, सरकार से गुहार लगाना और अब तो संसद में भी बेबाकी से राहुल गांधी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोको पायलट की समस्या सरकार के सामने अब राहुल गांधी उठाएंगे। कल लोको पायलट से मुलाकात की है राहुल गांधी ने और मुलाकात के दौरान सभी पायलट से पूछा है कि आखिरकार आपकी समस्याएं क्या है। जिस समस्याओं से अवगत करवाया गया है तो वो सभी समस्याएं अब सरकार के सामने रखने की गुहार लगाई। इसी के साथ देखिए, आपको बता दें कि लोको पायलट की तरफ से ये कहा गया कि भर्ती नहीं होने से काम का बोझ बढ़ रहा है, इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि भर्तियां एक बार यहाँ पर हो ताकि काम का बोझ कम हो। नेता जो होता है वो ऐसे ही नहीं बनता और राहुल गांधी ने इसे कमाया है। चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, इसके जरिए राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज नजर आया और राहुल गांधी अब पहले के मर्तबा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटेन में हुए आम चुनावों में लेबर पार्टी की आई है लहर, ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हुई सत्ता से बाहर। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। ब्रिटेन में 14 सालों के बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। अब कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए पीएम होंगे। ऋषि सुनक के जाने और नई पार्टी के आने से ब्रिटेन की नीतियां बदलेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। तो देखिए, सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी है क्योंकि बेहद ही अहम ये खबर है और जिस तरीके से आम चुनाव के रिजल्ट सामने आते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बधाई दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शानदार जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कहा कि मैं आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। लेकिन ये आम चुनाव काफी ज्यादा हैरान करने वाला था क्योंकि लेबर पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत हुई है। उम्मीद नहीं थी कि लेबर पार्टी इतनी शानदार जीत इस चुनाव में हासिल करने वाली है। पार्टी के खाते में 412 सीटें गई है और सुनक की जो पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी के खाते में मात्र 121 सीटें गई है। पिछले आम चुनाव का जिक्र किया जाए तो सुनक की जो लोकप्रियता ब्रिटेन में देखने को मिली थी उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। ठीक उसी तरीके से कल के जो रिजल्ट सामने आए उसकी चर्चा भी दुनिया भर में ही हो रही है क्योंकि ऐतिहासिक जीत यहाँ पर लेबर पार्टी की हुई। देखिए, चर्चा होना और किस तरीके से नीतियों में जो बदलाव किया गया था, उन नीतियों का जो बदलाव होना था वो कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में नहीं था, सरकार के पक्ष में नहीं था। इसे कहना अनुचित नहीं होगा। चूंकि आपको बता दें, भारतवर्षियों के समर्थन से 650 सीटों वाले निचले सदन में लेबर को 412 सीटें मिली, कंजर्वेटिव को 118 मिली। अब जरा इसके बहुत संक्षेप में मायने समझ लीजिए कि भारत के लिए क्या हो जाते हैं। भारत के साथ रणनीतिक जो साझेदारी है उसके पक्ष से स्टारमर है, यानी कि मुक्त ब्याज समझौता, व्यापार समझौता, शिक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये संकल्प होगा। पिछले 2 सालों से किस तरीके से इन तमाम क्षेत्रों में काम किया जा रहा था, इस पर भी अब फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर स्टारमर के लिए चुनौती हो जाएगी जो गिरती अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन की, उस गिरती अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभाला जाए, किस तरीके से नई नीति अपनाई जाए, इस पर फोकस करना अब नए पीएम के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे तमाम खास सुर्खियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। टीवी नहीं चल रहा।